आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर सामान्य अध्ययन सीरीज में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का क्लास शुरू कर चुका है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया है। आज उसी सीरीज में दूसरी वीडियो आपके सामने यह प्रस्तुत है। आप सभी को पता है कि कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर यूट्यूब चैनल सामान्य अध्ययन श्रृंखला को व्यवस्थित तरीके से विषयवार स्टार्ट कर चुकी है, जिसमें हमने सबसे पहले सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का क्लास शुरू किया है। इसमें हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के पहले वीडियो में हमने बताया है कि राजतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर है, संविधान की शुरुआत विश्व में सबसे पहले कहाँ हुई, कैसे हुई, तो हमने उसमें बताया है। उसी के सारांश के रूप में हम आप बता रहे हैं कि दुनिया में विभिन्न देशों में राजतंत्र हुआ करता था हाल फिलहाल तक, लेकिन सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना हुई है आधुनिक युग में अमेरिका में, और दुनिया में सबसे पहले आधुनिक युग में विश्व का पहला संविधान लागू हुआ है अमेरिका में। आप ये भी जान चुके हैं कि विश्व में आधुनिक युग में सबसे पहला लोकतांत्रिक देश है अमेरिका। प्राचीन काल में विश्व का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का जन्म हुआ था भारत में, और वही वैशाली में, बिहार के वैशाली में लोकतंत्र का जन्म स्थल कहा जाता है वैशाली को। गणतंत्र की जननी है वैशाली। आधुनिक युग में लोकतंत्र की शुरुआत होती है अमेरिका से, ये चीज़ आप जान चुके हैं। जब अमेरिका 1776 की स्वतंत्रता की लड़ाई में विजय प्राप्त करता है तो वह स्वतंत्र होकर के अपने देश में लोकतंत्र शासन की स्थापना करता है। और आप ये भी जान चुके हैं कि लोकतंत्र शासन की स्थापना जब हो रही थी, उसी समय इंग्लैंड के हेनरी ओमैन ने एक विचार प्रस्तुत किया था कि जो भी स्वतंत्र देश है वहाँ उस देश के लोगों के द्वारा चुनी गई एक प्रतिनिधि संस्था के द्वारा उस देश का संविधान का निर्माण कराया जाएगा। और इसी सिलसिले में इसी विचारधारा का क्रियान्वयन हुआ सबसे पहले अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका जब आज़ाद हुआ तो उसने फिलाडेल्फिया सम्मेलन में 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण किया, और 1789 ईस्वी में अमेरिका में संविधान लागू किया गया। इस तरह से दुनिया में सबसे पहला संविधान लागू हुआ है अमेरिका में आधुनिक युग में। आप ये भी जान चुके हैं कि प्राचीन काल में विश्व का पहला संविधान बना था एथेंस में। हमने ये पिछले क्लास में देखा। हम थोड़ा सा उसे पीछे क्लास में बात करते हैं। विश्व स्तर पर संविधान सर्वप्रथम लागू कहाँ पे? अमेरिका में। आप सभी लोग जान चुके हैं इस चीज़ को। प्राचीन काल में सबसे पहले एथेंस में। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान है। दुनिया में जितने देशों में संविधान लागू है उनमें सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान है। आप ये भी जानते होंगे कि दुनिया में जितने देश हैं उनमें सबसे बड़ा संविधान है भारत का। तो सबसे बड़ा संविधान दुनिया में लिखित संविधान किसका है? भारत का। दुनिया में सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। देखिए, अमेरिका का संविधान इतना छोटा है, विश्व के लिखित संविधानों में सर्वाधिक संक्षिप्त है, यानी सबसे छोटा है। केवल 4000 शब्द हैं। अमेरिकी संविधान में कितने शब्द मात्र है? 4000 केवल शब्द हैं उसमें, जो 10 या 12 पृष्ठों में ही प्रिंटेड है। यानी अमेरिका का संविधान में टोटल मात्र 4000 शब्द हैं, और वह केवल 10 से 12 पृष्ठ में ही प्रिंटेड है, मुद्रित है। मात्र आधे घंटे में अमेरिकी संविधान को पूरी तरह से पढ़ा जा सकता है। और इस अमेरिकी संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जो भारत में है, आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें कुल 22 भाग हैं, और मूल अनुच्छेदों की संख्या 395 है। हालांकि उप अनुच्छेदों को मिलाकर के आज अनुच्छेदों की संख्या 450 के आसपास हैं। इस तरह से आप ये जान गए कि दुनिया का सबसे पहला संविधान लागू हुआ अमेरिका में। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? अमेरिका में। दुनिया का सबसे पहला लोकतांत्रिक देश कौन है आधुनिक युग का? अमेरिका। अब ये सब जानने के बाद हम लोग आते हैं भारत पर। पिछले वीडियो में हमने इतनी सारी बातें बता दी थी, उन्हीं से जुड़ी कुछ बातें आपने बताया। आप जान चुके हैं कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान अमेरिका में और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत में। हमने पिछले वीडियो में विश्व स्तर पर संविधान की शुरुआत कैसे हुई आपको बता दिया। आप ये भी जान गए, समझ गए कि दुनिया में जब सभ्यताओं की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले जो एक व्यवस्थित रूप से शासन का प्रणाली आया था वो राजतंत्र कहलाया था। लेकिन राजतंत्र
में जनता शोषित हो रही थी और सदियों तक तो राजतंत्र को वो बर्दाश्त किए, लेकिन जब उन्हें समझदारी, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान का सहारा मिला तो उन्होंने राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंक कर एक नई शासन व्यवस्था स्थापित की जो लोकतंत्र के नाम से जाना गया। और इसी क्रम में दुनिया का सबसे पहला लोकतांत्रिक देश बना अमेरिका। ये जान चुके हैं आप लोग। चलिए अब आते हैं भारत में, यानी विश्व स्तर पर संविधान की स्थिति आप जान गए कि दुनिया का सबसे पहला संविधान लागू हुआ अमेरिका में। अब हम लोग आते हैं भारत पर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अब भारत की स्थिति जानेंगे कि भारत में संविधान की क्या स्थिति रही है, कैसे, कब, क्या इसमें विकास हुआ है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। भारतीय संविधान आप देखा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल दस्तावेज यानी मूल दस्तावेज मतलब क्या होता है, 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ है उसे मूल संविधान या मूल दस्तावेज कहते हैं। तो मूल संविधान यानी कहिए या मूल दस्तावेज कहिए, उसकी जो लंबाई थी यानी उसमें कितना शब्द था, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मूल संविधान था 26 जनवरी 1950 का, उसमें 1,17,369 शब्द थे और कुल 390 पृष्ठ में वो तैयार हुई थी। मूल संविधान हमारा लागू हुआ था। हालांकि अभी तक तो लागू होने के बाद से इसमें 106 संशोधन हो चुके हैं, अतः इसे वर्तमान में कितने पृष्ठ हैं और कितने शब्द हैं ये जानकारी जुटाने का की ज़रूरत है हमें। हम कभी इस पर चर्चा करेंगे। देखिए भारत अब आते हैं हम लोग। भारत में संविधान का इतिहास क्या है ये हम लोग अब चर्चा करते हैं। तो जिस तरह से दुनिया में सभी जगह राजतंत्र हुआ करता था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि अमेरिका में आधुनिक युग का पहला लोकतंत्र स्थापित हुआ। अब हम लोग भारत आते हैं। जब से दुनिया में सबसे पहले अमेरिका में लोकतंत्र लागू हुआ, वहाँ संविधान लागू हुआ, तो अमेरिका पूरे दुनिया के देशों के लिए एक मॉडल बन गया, एक एग्जाम्पल बन गया और हर देश अमेरिका से मोटिवेशन का ग्रहण करने लगा और हर देश में इस तरह की पहल शुरू हुई। भारत में हम लोग आते हैं। भारत में भी आप जानते हैं कि सभ्यता का इतिहास यानी कहने वाले पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इस तरह से हमारे सभ्यता का इतिहास है और मानव जीवन कैसे जंगलों से निकल करके ग्रामीण जीवन जीना शुरू किया, फिर शहरीकरण हुआ, इस तरीके से व्यवस्था आगे बढ़ी और उसी तरीके से भारत में भी एक एक करके शासन का प्रणाली आते गया। ठीक है, तो भारत में जो इतिहास की शुरुआत होती है वो महाजनपद काल से होती है, यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से होती है। लेकिन भारत में अगर हम प्राचीन काल में कभी इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि भाई भारत में सबसे पहले एक संविधान कह सकते हैं, एक व्यवस्थित कानून की शुरुआत कब से हुई है, तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। भारत में सबसे पहले जो एक शासन प्रणाली या नीति व्यवस्थित रूप से जो सामने आया था वह मनुस्मृति के द्वारा आई थी। मनुस्मृति एक प्रमाणिक ग्रंथ था हमारे हिंदू धर्म के इतिहास का, सनातन धर्म के इतिहास का। यानी दुनिया में, भारत में, जिस तरह दुनिया में सबसे पहले एथेंस में और अमेरिका में आपने देखा प्राचीन आधुनिक, तो उसी तरह से भारत में प्राचीन काल में सबसे पहले अगर किसी देश या राज्य को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए किसी कानून का जिक्र आता है, सामने उसकी चर्चा आती है सबसे पहले, तो उसका नाम होता है मनुस्मृति। यानी भारत का इसे प्रथम संविधान कहते हैं। देखिए भारत की प्रथम कानून की पुस्तक भी कहते हैं मनुस्मृति को, भारत का प्रथम विधि की पुस्तक कहते हैं मनुस्मृति को, भारत का प्रथम संविधान भी कहते हैं मनुस्मृति को। यानी प्राचीन काल में अगर किसी राज्य को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या कर्तव्य होता है, इन सभी चीज़ों के दर्शन के लिए जो प्रमाणिक किताबें बनी, जो साहित्य बना, ग्रंथ बना, उसे मनुस्मृति कहा गया है। मनुस्मृति की जो रचना हुई है उसी के अनुसार मनुस्मृति से ही राज्य चलने लगा, व्यवस्था चलने लगी, समाज उसी का आधार बन गया कानून का और उसी से सब शासित होने लगे मनुस्मृति से। तो इसलिए भारत का प्रथम विधि की पुस्तक यानी कह सकते हैं तो मनुस्मृति को, किसको कह सकते हैं, मनुस्मृति को। मनुस्मृति को भारत का प्रथम कानून की पुस्तक, भारत का प्रथम विधि की पुस्तक, लॉ की पुस्तक, भारत का प्रथम संविधान कहते हैं इसे। नोट में देखिए, मनु ने इसकी रचना की है। स्मृति साहित्य है हिंदू धर्म के इतिहास में और इस स्मृति साहित्य में सबसे पहले मनुस्मृति की रचना हुई है और इसकी रचना मनु ने की है
और दुनिया का सबसे प्रथम योगी पुरुष कहा जाता है मनु को, और इन्होंने ही मनुस्मृति की रचना की है। भारत में पहली बार मनुस्मृति एक संविधान के रूप में सामने आया था। उस समय की व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान की तरह कार्य कर रहा था मनुस्मृति। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि भारत का प्रथम संविधान की पुस्तक किसे कहा गया है, तो मनुस्मृति को। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक किसे कहा गया है, मनुस्मृति को, क्योंकि मनुस्मृति से ही उस समय से व्यवस्था चलनी शुरू हो गई थी। मनु ने इस स्मृति की रचना की है, इसलिए इनका नाम मनुस्मृति पड़ा है। तो मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता कहा गया, क्योंकि भारत के इतिहास में सबसे पहले किसी समाज व्यवस्था को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए जो पहला कानून बना, संविधान बना, वो मनु ने रचा था। इसलिए मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता कहते हैं। ठीक है, कहा गया है। मनुस्मृति भारत की सबसे प्राचीन स्मृति है, मैंने अभी बताया आपको। अब देखिए मनुस्मृति में क्या है, तो समाज कैसे चलेगा, नीति क्या होनी चाहिए समाज को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, धर्म क्या है, और अर्थ, यानी कि समाज, नीति, धर्म और अर्थ के सामाजिक व्यवस्था के आधार बताया गया है मनुस्मृति में, कि समाज किस आधार पर चलेगा, राज्य किस आधार पर चलेगा, किस हिसाब से व्यवस्था चलेगी, किस हिसाब से कोई राजा शासन करेगा, ये सभी का दर्शन है, आधार बनाया गया मनुस्मृति को। हिंदू धर्म के विभिन्न सिद्धांतों का जिक्र है इसमें, दर्शन के बारे में है, धर्म के बारे में है, कानून के बारे में है, नीति शास्त्र के बारे में है, समाज शास्त्र का वर्णन मिलता है मनुस्मृति में। तो भारतीय इतिहास में पहली बार अगर कोई संविधान के रूप में एक व्यवस्थित ग्रंथ आया, कानून की किताब बनी, तो वो मनुस्मृति है। उसी से व्यवस्था चलने लगी उस समय से। इसकी रचना कब हुई है, इस पर अब ध्यान देने की बात है। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी मनु ने पहली बार ये जो स्मृति की रचना की, तो इस तरह की व्यवस्था, कानून की किताब या संविधान क्यों लानी पड़ी, इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। तो इसकी चर्चा के पहले आप एक जान लीजिए कि मनुस्मृति क्यों लिखा गया, मनुस्मृति क्यों लाया गया। तो इसकी चर्चा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। एक विचार, मतलब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक दर्शन आता है शासन व्यवस्था का। उसमें कहा गया है कि मत्स्य न्याय की चर्चा की गई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ठीक है, और उसी मत्स्य न्याय की चर्चा फिर मनुस्मृति में भी है। आप समझ सकते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य कहा गया है, उन्होंने जो अर्थशास्त्र किताब की रचना की है, उस किताब में एक व्यवस्था, एक कह सकते हैं प्राकृतिक व्यवस्था, प्राकृतिक नियम की चर्चा की है, जिसे मत्स्य न्याय कहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो जानते हैं मत्स्य न्याय क्या है। चूँकि मत्स्य न्याय के जो कंसेप्ट है, उसी के विकल्प के रूप में मनु ने एक कानून, संविधान रचा, जो मनुस्मृति कहलाया। तो हम लोग जान लेते हैं पहले कि मत्स्य न्याय क्या था। यानी मत्स्य न्याय से जब उस समय की मानव व्यवस्था, मानव जीवन उस समय का पूरी तरीके से त्राहिमाम करने लगी थी, तो उसके विकल्प के रूप में जनता, उस समय की पब्लिक, एक ऐसे किसी महापुरुष या किसी ऐसे सिद्धांत या ऐसे किसी नियम या ऐसे किसी विधि की व्यवस्था की तलाश में थी, जिसकी वजह से, यानी जिसके द्वारा, उस व्यवस्था के द्वारा जिसकी तलाश में थे उस समय के लोग, मत्स्य न्याय से छुटकारा मिलता और एक वो जीवन अच्छे से जी सकते थे। तो चलिए हम लोग जानते हैं मत्स्य न्याय क्या होता है। देखिए यहाँ पे मत्स्य न्याय आप मतलब जान लेते हैं। मत्स्य मतलब मछली होता है, और न्याय मतलब तो जानवे करते हैं व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था। मत्स्य न्याय उसी से नाम से लग रहा है मत्स्य न्याय, यानी आप जानते हैं कि जल में जो मछलियाँ रहती हैं, उसमें मछलियों का न्याय व्यवस्था क्या है। जो बड़ी मछली है वो ऑटोमेटिक छोटी मछली को खा जाती है। तो उसी तरह के हमारे सभ्यता के शुरुआत में जो मानव जीवन की व्यवस्था थी, वो मत्स्य न्याय
वाली व्यवस्था पर, सिद्धांत पर आधारित थी, जिसमें कि कोई विधि नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था। समाज में, उस समय का जो समाज था उसमें जो बलशाली व्यक्ति होते थे, पुरुष होते थे, वो कमजोर को मार कर खा जाते थे, यानी मार डालते थे या उन्हें शोषित करते थे, और निर्बलों का कुछ नहीं चलता था। यानी बड़ी मछली छोटी मछली को जिस तरह खा जाता है, उसी तरह से बड़े और बलशाली व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति निर्बलों को नष्ट कर देते थे। यही मत्स्य न्याय होता है। चलिए देखते हैं मत्स्य न्याय, एक प्रकार का प्राचीन भारतीय दर्शन, ठीक ना। भारत के इतिहास में जो दर्शन छुपा हुआ है व्यवस्था का, उसमें सबसे प्राचीन है मत्स्य न्याय। एक प्रकार का प्राचीन भारतीय दर्शन, जिसका अर्थ है मछलियों का कानून। समझ रहे हैं, मत्स्य न्याय मतलब कानून, मत्स्य न्याय मतलब मछलियों का कानून, यानी एक प्रकार का प्राचीन भारतीय दर्शन जिसका अर्थ है मछलियों का कानून। प्रकृति का मौलिक नियम इससे बताया गया है, यानी प्राकृतिक का मौलिक नियम बताया गया है इस मत्स्य न्याय वाली व्यवस्था को, जिसमें कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, अर्थात शक्तिशाली निर्बल को नष्ट कर देता है। इसकी तुलना जंगल के कानून से की जा सकती है, यानी जंगल राज जिसको कहा जाता है, जंगल राज यानी जंगल के कानून से की जा सकती है मत्स्य न्याय की तुलना। सरल शब्दों में कहे तो जब अव्यवस्था का वातावरण होता है तो शक्तिशाली निर्बल हावी हो जाता है, शक्तिशाली निर्बल पर हावी हो जाता है, यानी ऐसी व्यवस्था मत्स्य न्याय होती है। एक अव्यवस्था है, कोई कानून नहीं, कोई संविधान नहीं, जिसको जो आए मर्जी वो करे, तो उसे कहते हैं मत्स्य न्याय। जब यानी इसका मतलब हुआ जब अव्यवस्था का वातावरण होता है तो शक्तिशाली क्या होता है, शक्तिशाली लोग क्या करते हैं, निर्बल पर हावी हो जाते हैं और उन्हें मतलब शोषित करते हैं। ये चीज़ होता है मत्स्य न्याय। उसी को देखिए, चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में मत्स्य न्याय सिद्धांत का उल्लेख किया है, जैसे मैंने चर्चा भी की है। इसका मतलब उन्होंने बताया है सरकार या विधि के शासन के अभाव में, यानी मत्स्य न्याय क्या व्यवस्था होती है, तो वही व्यवस्था जब कोई कानून नहीं होती, कोई संविधान नहीं होती है, जिसको जो मन में आता है वो करता है, यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है, इसे मत्स्य न्याय कहा है। तो चाणक्य के शब्दों में समझ लीजिए, चाणक्य महोदय ने यानी कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र में इसकी चर्चा की मत्स्य न्याय की, जो ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी उस समय, सरकार या विधि के अभाव में, यानी सरकार या विधि के शासन, यानी लॉ का कानून, लॉ का शासन, लॉ रूल के अभाव में मानव समाज पतित होकर, यानी अगर कोई कानून ना रहे ना तो मानव इतना नीचे गिर जाएगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। आज इतना बड़ा देश इतने सिस्टम में चल रहा है, इसका एकमात्र कारण है संविधान, न्यायिक व्यवस्था, जिसके वजह से व्यवस्था, इतने बड़े देश का शासन अच्छे तरीके से चल रहा है, जिसे संविधान का शासन कह सकते हैं, जो अभी चल रहा है। तो यहाँ पे मत्स्य न्याय हम समझाना चाह रहे हैं आपको। तो देखिए, मत्स्य न्याय सिद्धांत का उल्लेख किया है, तो सरकार या विधि के शासन के अभाव में मानव समाज पतित होकर अराजकता की स्थिति में पहुंच जाएगा, जिसमें शक्तिशाली लोग ठीक उसी तरह निर्बलों को नष्ट कर देंगे या उनका शोषण करने लगेंगे, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। यही मत्स्य न्याय है, जिसकी चर्चा चाणक्य ने अपने किताब अर्थशास्त्र में की है, कि अगर कानून का या विधि का शासन या सरकार का शासन नहीं हो तो क्या होगा, यही स्थिति आएगी, अराजकता आ जाएगी, और उसमें क्या होगा, शक्तिशाली लोग ठीक उसी तरह निर्बलों को नष्ट कर देंगे या उनका शोषण करने लगेंगे, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। अतः इस दर्शन के अनुसार शासन का सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित था कि अनैतिकता मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है। अनैतिकता मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है। आप सभी लोग जानते हैं कि आदि मानव पशु के समान था, उसमें कोई नैतिकता नहीं थी। पशु, समझ रहे हैं ना, धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ, शिक्षा का विकास हुआ, आज हम लोग इतने व्यवस्थित तरीके से हमारा समाज रह रहा है। इसका एकमात्र कारण है शिक्षा, संविधान, ज्ञान, विज्ञान, जिसमें सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं और सभी व्यवस्थित तरीके से किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं और व्यवस्था अच्छे से चल रही है। तो यही बात है कि अगर शासन का सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित था कि अनैतिकता, उस समय का जो मत्स्य न्याय है वो इस तरह से सिस्टम मत्स्य न्याय का था जिसमें कोई किसी को देखने वाला नहीं था, और इसलिए अनैतिकता मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है, ये कहा है। इन दूसरे शब्दों में यह सिद्धांत बताता है, मत्स्य न्याय सिद्धांत बताता है कि मानव समाज में मत्स्य न्याय के इस प्राकृतिक नियम को लागू होने से रोकने के लिए सरकार, शासक और विधि आवश्यक है।
यानी मानव समाज में मत्स्य न्याय जो आपने समझाया कि क्या होता है, उसे रोकने के लिए, इस प्राकृतिक नियम को रोकने के लिए सरकार की जरूरत पड़ती है, शासक की जरूरत पड़ती है और विधि यानी कानून यानी संविधान आवश्यक होता है। अतः यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि सरकार और कानूनों की आवश्यकता क्यों है। अब आप समझ गए कि मत्स्य न्याय में क्या दिक्कतें होती थी। तो मत्स्य न्याय से रक्षा लोगों की कैसी हो उस व्यवस्था से, तो उसके लिए सरकार की जरूरत पड़ती है और एक कानून की जरूरत पड़ती है यानी संविधान की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब आइए, अब समझिए बात, अब समझ गए आप लोग मत्स्य न्याय यानी कि भारतीय सभ्यता के इतिहास में प्राचीन काल में जब हमारा समाज आगे बढ़ रहा था, प्राचीन समाज जब हमारा समाज आदि समाज था, तो उस समय मत्स्य न्याय चल रही थी और मत्स्य न्याय क्या आप जान गए हैं। अब आइए, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चर्चा आया है, मत्स्य न्याय की चर्चा किया है कि ऐसे शासन व्यवस्था होता है। अगर शासन और किताब ग्रंथ नहीं हो, संविधान नहीं हो, कानून नहीं हो, तो मत्स्य न्याय की व्यवस्था कायम हो जाती है। अब चलिए मनुस्मृति पर आइए, इसको समझिए। अब तो ये जो मनु जो थे, उन्होंने भी मत्स्य न्याय की चर्चा की है मनुस्मृति में, और उन्होंने मत्स्य न्याय जो अराजकतावादी व्यवस्था है उसकी चर्चा करते हुए बताया है कि एक संविधान चाहिए व्यवस्था को चलाने के लिए, एक ग्रंथ चाहिए, एक कानून की किताब होनी चाहिए जिससे पूरा समाज उसका पालन करे और उसी के अनुसार देश राज्य समाज चले। और मत्स्य न्याय की चर्चा करते हुए, मत्स्य न्याय का उल्लेख करते हुए मनु ने इसके विकल्प में जो कानून या विधि का शासन की बात की है, उसी को आधार देते हुए उन्होंने एक स्मृति की रचना की है, एक ग्रंथ की रचना की है जो मनुस्मृति कहलाया। और उसी मनुस्मृति से उसके बाद से पूरा देश और व्यवस्था चलने लगी। यानी कह सकते हैं कि प्राचीन काल में जो मत्स्य न्याय वाली व्यवस्था थी उससे निजात दिलाने के लिए मनु ने आगे आकर के एक ग्रंथ रची, एक कानून संविधान रचा उस समय के लिए, जो मनुस्मृति कहलाया। और उस समय से उस समय का समाज उसी मनुस्मृति से चलने लगा, बढ़ने लगा, देश राज्य समाज सब उसका पालन करने लगे। तो ये है मनुस्मृति, क्योंकि उस समय की जनता जो मत्स्य न्याय से पीड़ित थी, उन्हें एक विकल्प मिला, एक संविधान का दर्शन मिला, एक कानून का आधार मिला, एक व्यवस्था चलाने के लिए एक ग्रंथ मिल गया, संविधान मिल गया, जिससे व्यवस्था चलने लगी। समाज के लिए वो आधार का काम करने लगा, राजा के लिए, व्यवस्था के लिए, सभी के लिए वो मनुस्मृति एक कानून की किताब बन गई, शासन का आधार स्तंभ बन गया, एक संविधान बन गया। ठीक है, समझ गए आप। और वर्षों तक उस व्यवस्था के आधार पर भारत का समाज, राज्य, देश चलने लगा। इस तरीके से हमारे राजा सभी व्यवस्था में इसे लागू कर दिए। जब तक हमारे हिंदू राजा शासन करने लगे तब तक मनुस्मृति को आधार बनाए। फिर कुछ राजा आए, इसे नहीं भी माने, कुछ माने भी। यानी एक तरह से हमारे भारतीय समाज के इतिहास का सबसे पहला आधार स्तंभ व्यवस्था चलाने का वो मनुस्मृति हुआ। उसके बाद तो फिर बाहरी आक्रमणकारियों का देश पर आक्रमण हुआ, मुसलमानों ने आक्रमण किया, बाहरी मुसलमानों ने, आप सभी लोग जानते होंगे 711-12 में भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ। उसके बाद धीरे धीरे हमारे व्यवस्था में जो शासन कर रहे थे हमारे हिंदू राजा, वो आपस में ही लड़ करके कमज़ोर हो चुके थे, जैसे पृथ्वीराज चौहान जी, और बाहरी से आने वाले मोहम्मद गोरी से वो पराजित हो गए। उसके बाद यहाँ पे एक तरह से मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो गई। और यहाँ से 1206 से लेकर के 1526 तक एक दिल्ली सल्तनत का शासन चला, मुसलमानों का शासन चला। फिर 1526 में मुसलमानों के ही कह सकते हैं कि उसी धर्म से रिलेटेड एक अलग जगह के व्यक्ति आए भारत में, उनका शासन शुरू, जैसे बाबर का नाम सुने होंगे आप लोग। उसके बाद 1526 में भारत में मुगल वंश के शासन की स्थापना हुआ, तो दिल्ली सल्तनत के शासन चलने लगा उन लोगों के सिद्धांत से, इस्लामिक कानून से, व्यवस्था से। मुगल वंश में भी उन्हीं का शासन चलने लगा, तो उनका व्यवस्था, उनका संविधान, उनका मतलब एक तरह से फरमान से देश चलने लगा। ऐसे करते करते मुगल वंश का जब शासन चलने लगा, चलते रहा। फिर आपने देखा कि
यूरोपीय कंपनियों का आगमन होने लगा व्यापार करने के लिए। और यूरोपीय कंपनी का आगमन जब हुआ, जब अंग्रेज, डच, आपको डेनमार्क, फ्रांसीसी आदि देश आने लगे, तो उनके आने से और धीरे धीरे यहाँ की व्यवस्था में जमने से, व्यापार में सफल होने से उन लोगों का व्यवस्था में धीरे धीरे हस्तक्षेप होने लगा। और एक समय तो ऐसा आया कि यहाँ के मुगल वंश के बादशाहों से वो रियायत ले करके, एक तरह से जी-हुजरी कर करके यहाँ पे उन्होंने अपना व्यापारिक वर्चस्व कायम कर लिया। और इतना वर्चस्व व्यापारिक कायम कर लिया, कोई इतने मजबूत हो गए कि जब यहाँ के नवाब उन्हें रोक टोक करने लगे तो अंग्रेज अब मानने को तैयार नहीं थे। आप देखे होंगे, आप देखिएगा, हम जब पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे व्यवस्था को, विषय को, हिस्ट्री को, पॉलिटी को, यानी कि बाहर से आने वाले, पहले दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल काल, फिर अंग्रेज और यूरोपीय कंपनियों की एंट्री हुई। तो आप सभी लोग जानेंगे कि यूरोपीय कंपनियों की जब एंट्री हुई तो वो आपस में भी लड़ने लगे, चूँकि भारत में आकर के उनका व्यापार फैलने लगा। तो आपस में सबसे अधिक व्यापार किसका हो, इसके चलते वो यूरोपीय लोग ही आपस में लड़ने लगे, जिसमें सबसे सफल हुए अंग्रेज। और अंग्रेज से अब संघर्ष, अब अंग्रेज जब सफल हो गए इतना ज़्यादा, तो जब यहाँ के नवाब यानी बंगाल के नवाब पहली बार जब अंग्रेज को रोक टोक करने लगे तो उन्हें यह पसंद नहीं हुआ कि हमें कोई रोके। और इसलिए अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लेकर के बंगाल के नवाब को, सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में 1757 ईस्वी में पराजित कर दिया और बंगाल पर कब्जा कर लिया। और इस तरह से धीरे धीरे अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई। 1764 में बक्सर के युद्ध में तो उन्होंने मुगल बादशाह के सेना मुगल बादशाह की सेना यानी शाह आलम द्वितीय की सेना, मीर कासिम की सेना और अवध के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को हरा दी। और इस तरह से अंग्रेज का वर्चस्व स्थापित हो गया। यानी शासन की शुरुआत हुआ बंगाल की जीत के साथ, सिराजुद्दौला के साथ, प्लासी के युद्ध की जीत के साथ, और उनका शासन सुदृढ़ हो गया बक्सर के युद्ध में जीत के साथ। इस तरह से अंग्रेज भारत पे कब्जा जमाते चले गए और धीरे धीरे मुगल समाप्त हो गए, मराठे समाप्त हो गए, सिखों का प्रभाव कमज़ोर हो गया और अंग्रेज देश की एकमात्र सबसे बड़ी शक्ति बन गए और उनका शासन भारत में स्थापित हुआ। और जब अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ तो उन्होंने अपने हिसाब से देश को चलाया, अपने कानून से चलाया, और फिर अंग्रेजों का कानून चलने लगा और इस तरीके से व्यवस्था फिर उनके हिसाब से चलने लगी। और उन्हीं के हिसाब से चलते चलते भारतीय उनके संपर्क में आने से और उनके द्वारा शोषण करने से जब परेशान हो गई तो भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन चलाया और बहुत सारे सुधारों की मांग की। और इसी सुधार के क्रम में धीरे धीरे संविधान की विचारधारा आने लगी, क्योंकि अंग्रेज का जब शासन चलने लगा तो अंग्रेजों ने ही पहली बार यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से एक लिखित दस्तावेज के माध्यम से यहाँ की व्यवस्था चलानी वो शुरू कर दी, जैसे में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस तरह से अंग्रेज अपने यहाँ के शासन को चलाने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से एक दस्तावेज के द्वारा चलाना शुरू कर दिया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक तरह से भारत का संवैधानिक विकास होने लगा, क्योंकि जब देश में जब अंग्रेज छोड़ के गए तो हम लोग उसी के व्यवस्था से, हम लोग उसी से इस तरह का कंसेप्ट सीख लिए कि भाई अब इस तरह से देश चलना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होगी, ऐसे विधानसभा, ऐसे विधान परिषद, और इस तरह से सिस्टम जब हम लोग हमारे यहाँ जब उसने डेवलप कर दिया तो हम लोगों ने उसी की व्यवस्था को आगे बढ़ाया और उसी के आधार पर हम लोगों ने संविधान की मांग की, जो 1946 में अंग्रेजों ने मान भी ली। और 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा के गठन और संविधान निर्माण की बात हमारी मान ली गई और संविधान सभा का चुनाव भी हुआ और संविधान सभा की बैठकें शुरू हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक शुरू हुई। 11 दिसंबर को डॉक्टर नरेंद्र बाबू अध्यक्ष चुने गए। 13 दिसंबर को देश प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और इस तरीके से सिलसिलेवार ढंग से हमारे देश का संविधान बनना शुरू हुआ। बीच में हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। संविधान निर्माण कार्य तो आज़ादी से पहले शुरू हो चुकी थी, तो आज़ादी के बाद हम लोगों ने संविधान निर्माण कार्य को जारी रखा और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे लागू कर दिया गया। तो इस तरीके से भारत का इतिहास और भारत की राज्य व्यवस्था को समझने के लिए आपको इतना चीज़ हमने बताया। और इस तरीके से भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के साथ हमारा अपना संविधान नहीं बना हुआ था। हम लोग 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से व्यवस्था चलानी शुरू कर दी और जैसे ही 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू कर दिया, हम लोग एक संपूर्ण बहु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य
में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, यानी हमारा संविधान लागू हुआ और उसी संविधान से हमारा देश चलने लगा। और उसी संविधान का यह परिणाम है कि आज हम लोग इतनी बड़ी महाशक्ति बन रहे हैं। क्योंकि याद कीजिए पिछले वीडियो में यानी भारतीय शासन व्यवस्था, भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था का जो हमने सीरीज शुरू किए हैं उसमें आपने देखा था कि किस तरह से अमेरिका 1776 की क्रांति के बाद जब वो आज़ाद हुआ तो उसने अपने देश में संविधान लागू किया। और संविधान जब लागू होता है किसी देश में तो वहाँ की व्यवस्था किसी के इच्छा से नहीं चलती है, वहाँ के संविधान से चलती है शासन व्यवस्था। वहाँ के सभी लोग एक बराबर होते हैं, सबको आगे बढ़ने का अधिकार मिल जाता है, मौलिक अधिकार मिलता है। तो इसी तरीके से जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हम लोग विकास, यहाँ की जनता और सरकारें काम करने लगी लोगों के विकास के लिए। और वही संविधान का ही असर है, मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए और बहुत सारे अधिकार दिए गए, जिसके वजह से हम लोग का देश आगे बढ़ा। क्योंकि यहाँ की सभी पब्लिक एक बराबर हो गई, सभी आगे बढ़ने लगे, हमारा अपना शासन, हमारा अपना संविधान से देश चलने लगा। और आज उसी संविधान का असर है कि हम लोग अब तीसरी आर्थिक महाशक्ति और बड़ी शक्ति विश्व की बनने जा रहे हैं। उसी भारतीय संविधान का ये परिणाम है। तो ये चीज़ हम लोगों को आगे देखना है। तो अब हमारा अगला वीडियो जो आएगा वो हम शुरू करेंगे भारत में संविधान सभा और संविधान निर्माण, एक चैप्टर होगा जो शुरू होगा वहाँ से। ठीक है, यानी कि आप पूरा कहानी समझ लिए। मनुस्मृति से देश चलने लगा, फिर मुस्लिम कानून आया देश में, यानी कि मुसलमानों का जब शासन हुआ तो वो अपने हिसाब से देश चला है। मुग़ल दिल्ली सल्तनत, मुग़ल दिल्ली से पहले शासन हुआ, फिर मुग़लों का, फिर अंग्रेज़ों का शासन हुआ उसके हिसाब से। और अंग्रेज़ों के शासन के समय से ही भारत में कह सकते हैं कि एक तरह से व्यवस्थित दस्तावेज़ के माध्यम से देश चलने लगा। और उसी की परिणति हुई कि हम लोगों ने भी एक लिखित दस्तावेज तैयार कर लिया और उसे लागू किया, जिसे भारतीय संविधान के नाम से जाना गया है। और उसी भारतीय संविधान का शासन अभी देश में चल रहा है। तो इसी तरीके से अब हमको अगले वीडियो में जानेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसके पीछे कहानी क्या है, कैसे शुरू हुआ। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में जानते हैं भारतीय संविधान सभा और संविधान निर्माण का इतिहास। तो आज बस इतना ही रहने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से व्यवस्थित तरीके से अगर आप संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।